और लोग कहते हैं कि नहीं इससे ज्यादा हुआ है, और वो कहता है कि नहीं यहीं तक ये सीमित रहा है। तो जो लोग कंप्लेंट करेंगे, जिन लोगों के खेत के बारे में कहेंगे, उन्हीं खेतों का होगा, यानी लोगों के ऊपर ये अभी जिम्मेदारी है कि वो कहेंगे मेरे यहाँ ओला पड़ा है। और यहाँ वेरिफिकेशन जो है 48 घंटे के अंदर अंदर करने का प्रावधान किया जा रहा है कि जैसे ही सूचना मिलेगा, एक तो एरिया बन जाएगा कि इस एरिया में ओला हुआ है या तूफान हुआ है या कोई रोग लग गया है फसल में, वो सारा चीज उसके एरिया चिन्हित हो जाएगा जिसके अंदर उसको करना है। दूसरा, एक सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रहा था कि जब हम पटवारी गांव में जाता है, वो असेसमेंट करता है, उसने कितना खराबा दिखाया वो गांव के किसानों को आमतौर पर पता नहीं होता है। वो करता है, उसका पड़ताल होता है, फिर तहसीलदार और एसडीएम, फिर कलेक्टर, फिर उसके बाद कमिश्नर से होते हुए हमारे पास जब पहुंचता है और हम उसके सैंक्शन करते हैं, तब तक वो फसल कट गया होता है। जब गांव में पैसा बंट रहा होता है, तब वो कहता है कि मेरा तो ज्यादा खराबा हुआ है और इसमें दिखाया गया है कि 25% से कम है और मुझे पैसा नहीं मिला। वो तब शिकायत करता है। उस शिकायत को तब वेरिफिकेशन करने के लिए मौके पर फसल नहीं, ये इसको दूर करना बड़ा जरूरी था। तो अब ये क्या हुआ है कि पटवारी और कानून को 100% जो खराबा एरिया किसान दिखा रहा है, किसान खुद कहेगा मेरा इतना खराबा हुआ है, वो जितना कहता है वो पटवारी या कानून को नहीं देख पाएंगे। वो अपना इंडिपेंडेंटली असेसमेंट करेंगे। जब वो असेसमेंट कर लेंगे तो वो जो किसान है उसके यहाँ एसएमएस चला जाएगा, आपके फला किला नंबर में पटवारी और कानून का असेसमेंट इतना है खराबा। अगर उसको लगता है कि ये खराबा सही असेसमेंट हुआ है, उसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर असेसमेंट उसको लगता है सही नहीं है, तो वो उसके बारे में दर्ज करेगा शिकायत कि ये ठीक नहीं है, ठीक किया जाए। जो एक हमारी तहसीलदार, एसडीएम और डीसी के लिए हमने एक परसेंटेज बांध रखा है कि वो उसको पड़ताल करेंगे जो असेसमेंट का। उनको जहां ऐसे शिकायत है कि भाई असेसमेंट पटवारी कानून ने सही नहीं किया, वहां उनको 100% करना होगा। बाकी कोई परसेंटेज तय है उसके मुताबिक करेंगे। जैसे तहसीलदार को 50% करना होता है, 25% करना होता है एसडीएम को, और डीसी को 10% करना होता है। तो वो जो शिकायत वाला पोर्शन है उसको 100% करेगा तहसीलदार, और बाकी होगा जो उसको करना है परसेंटेज वो पूरा करेगा। इससे क्या होगा कि फसल खड़ी है, अभी ये शिकायत हुआ, अभी उसके पड़ताल सीनियर अधिकारी कर सकता है। हम यहाँ भी ये कर रहे हैं कि जैसे पटवारी अगर मान लीजिए किसी खेत का पड़ताल किया, वो उसको फोटो खींच के वो फोटो को अपलोड करने का इसमें भी सिस्टम बनाया गया है। अगर उसको लगता है कि ये खराबा इतना है और उसने वो फोटो लगा दिया, फिर ये एक डाटा क्रिएट हो गया। जो फार्मर कहेगा मेरा ज्यादा खराब था, और इसके फोटो और फार्मर का क्लेम, ये दोनों के बीच में फैसला करना संभव होगा। आगे चल के जैसे फ्लड होता है तो लार्जर एरिया में होता है, तो सैटेलाइट इमेजरी को यूज करके हम फ्लड का एक्सटेंट जो एरिया है वो नापेंगे। ऐसे ही जब हमारी ड्रोन कॉर्पोरेशन की कैपेबिलिटी बन जाएगी, तो जिस एरिया में खराबा हुआ है ड्रोन के तहत इमेज लिया जाएगा, जिसको बाद में पटवारी पड़ताल करेगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव हमारे पास डाटा आ जाएंगे, हमारे पास सबूत आ जाएंगे, जिसके तहत सही आकलन हो पाएगा। इसमें एक और भी पॉसिबिलिटी है, जहां फसल बीमारी की वजह से या कीड़े लगने की वजह से खराब हुए हैं, वहां एक एरिया असेसमेंट भी हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से करेंगे, जिसके तहत वो पता लगेगा कि पटवारी के ऊपर ही निर्भर नहीं है, उसके आगे हो सकता है। पेमेंट में भी आज के तारीख में, पहले तो तहसीलदार खुद बांट देते थे, लेकिन आज के तारीख में पेमेंट जो है हम खाते में भेज रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कमी होने की वजह से उसमें देरी हो रही है। पेमेंट के प्रोसीजर में भी चेंज कर रहे हैं, ताकि सीधा यहीं से असेसमेंट होने के बाद चंडीगढ़ के ऑफिस से ही हम सीधा फार्मर के खाते में डीबीटी में पैसा भेज देंगे। ये चार मुख्य चीज पे ये इंप्रूवमेंट करके ये क्षतिपूर्ति पोर्टल डीसी भेजते हैं। अभी हम डीसी के पास भेजते हैं, वो तहसीलदार के पास भेजते हैं, फिर वो करते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि ये पोर्टल का शुभारंभ करें। ये जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा का जो पोर्टल का शुरुआत का पेज है, जहां से लॉगिन करके वो बता सकते हैं, पीपीपी आईडी कर सकते हैं, एमएफएफबी की आईडी कर सकते हैं, या अपना मोबाइल नंबर देते हैं। तो जहां जहां जिन जिन खेतों का उन्होंने रजिस्टर किया है वो सारा खेत उसको दिखाई देगा। फिर वो सिलेक्ट करेगा एक कौन से खेत में उसके खराबा दिखाना है।
ये इतनी तक। ठीक है, आगे। अब मैं श्री देवेंद्र सिंह जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनुरोध करूंगा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जो आज सेवाएं हैं, जो नई पॉलिसीज उसका शुभारंभ हो रहा है, उसके बारे में विस्तार से हमें बताएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथी अधिकारीगण और मीडिया के साथियों, जैसे कि अभी अमित ने जिक्र किया और माननीय सीएम साहब, निरंतर प्रयास हमारा ये है कि सिटीजन सेंट्रिक, नागरिक सुविधा के लिए और संतुष्टि के लिए, ईज ऑफ लिविंग के दिशा में जितनी सुविधाएं दे सके हम सिटीजन्स को, उस तरफ प्रयास है। तो जैसे आपको पता है कि हुडा के सेक्टर्स में लगभग 3 लाख से भी ऊपर अलॉटीज हैं और उनके लिए ये सुविधा एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इसमें 5 नई सर्विसेज ऐड कर रहे हैं। वैसे हमारी लगभग 40 सर्विसेज हैं। सीएम साहब का आदेश है, जून तक हमारी कमिटमेंट है, 30 जून तक सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो जाएंगी। लगातार हम इस तरह प्रयास हैं। जो आज 5 सर्विसेज जिनका माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिसका श्री गणेश करेंगे, उनमें एक तो सिंप्लीफाइड प्रॉपर्टी रीअलॉटमेंट। पहले जैसे कोई प्लॉट अगर ट्रांसफर के लिए आता था स्टेट ऑफिस में, तो पहले वो ट्रांसफर का प्रोसेस वहां पे स्टेट ऑफिस में होता है, फिर कन्वेंस डीड उसकी होती है तहसील में, उसके लिए फिजिकली वहां जाना पड़ता है और उसके बाद रीअलॉटमेंट के लिए दोबारा स्टेट ऑफिस में आना पड़ता था। तो वो लास्ट स्टेप एक तो एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि ऑटोमेटिक रीअलॉटमेंट हो जाएगी। जैसे ही ट्रांसफर परमिशन होगी उसके बाद कन्वेंस डीड में भी उसकी डिटेल चली जाएंगी, सिर्फ उसको अपना आईडी देना है और उसके बाद वहां टाइम मिल जाएगा ऑनलाइन पे, आपको पता ही रजिस्ट्री ऑनलाइन होती है, और उसके बाद कन्वेंस डीड होते ही ऑटोमेटिकली रीअलॉटमेंट हो जाएगा, उसके लिए दोबारा स्टेट ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी सर्विस है HSVP ऑन व्हील्स। तो उसमें जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको बायोमेट्रिक उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टेट ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुद ऑफिस उनके घर तक जाएगा। उसके लिए कोई मामूली सी एडिशनल फीस लेके और बायोमेट्रिक जो आइडेंटिफिकेशन है घर में जाके ही हो पाएगी, संभव होगी। ये दूसरी सर्विस है। तीसरी जो लॉन्च हो रही है, अटेंडेंस फ्रॉम एनीवेयर। मान लिया एक आदमी पंचकुला रहता है, उसका प्लॉट गुड़गांव में है और उसका उसे कोई ट्रांसफर कोई परमिशन कर लेनी है, उसके लिए जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, बजाय उसको वहां गुड़गांव जाने के, वो पंचकुला में ही अपने नियरेस्ट स्टेट ऑफिस में जाके, क्योंकि इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, वहीं पर अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस करेगा। तो अटेंडेंस फ्रॉम एनीवेयर, तो ये एक हमने तीसरी सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं। चौथा है डेटा करेक्शन मॉड्यूल, ई टिकट बेस्ड। जैसे कि जो भी मान लिया कोई भी किसी प्लॉट की आपकी अपनी डिटेल अपडेट करनी है, कोई चेंज करना है, उसका नाम चेंज करना है, कैटेगरी प्लॉट की चेंज हो जाती है, उसके लिए भी आप ऑटोमेटिकली ऑनलाइन जाके पोर्टल पर अपना वहां पे रजिस्टर करेंगे और एक ई टिकट जनरेट होगी और आपका एप्लीकेशन का स्टेटस भी नजर आएगा अलॉटी को, और साथ साथ उसकी ट्रैकिंग भी कर पाएंगे। जब फाइनली हो जाएगा तो वो उसको मोबाइल पर कन्वे कर दिया जाएगा। पांचवा जो सर्विस है वो है एक्सटेंशन ऑफ सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग विंग ऑफ HSC। इसमें 11 एडेड सर्विसेज ऐड कर रहे हैं। पहले ही हमारा एक वाटर सीवरेज का पोर्टल है। मान लिया पानी का प्रेशर कम है, सीवरेज ब्लॉक हो गया है और पॉट होल्स की सड़क में समस्या है, या मान लिया ग्रीन बेल्ट की प्रॉब्लम है, पार्क्स की मेंटेनेंस की, स्ट्रीट लाइट की, जितनी भी ये समस्याएं हैं वो ऑनलाइन इसी तरह से ई टिकट बेस्ड सर्विसेज अवेल कर पाएंगे अलॉटीज थ्रू दिस पोर्टल। तो 5 है। इसमें कुछ और ऐड करना चाहे अजीत आप बता दें, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इसमें एक ब्रोशर भी बनाया, आपको आप लोगों को सर्कुलेट कर देंगे, तो जिसमें सारी सर्विसेज की डिटेल दी हुई है। तो कुछ ऐड करना, अदरवाइज फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे सीएम साहब से। सर इसमें मैक्सिमम लोगों को सुविधाएं हो जाएगी सर इस पर्टिकुलर चीज में, रीअलॉटमेंट और सर अटेंडेंस फ्रॉम एनीवेयर। देयर विल बी फैसिलिटेशन टू मोर देन 20,000 पीपल अ ईयर सर, सो इट्स अ बिग रिलीफ टू द पीपल एट लार्ज। तो मैं सर को अनुरोध करूंगा कि सर पहले तो इसको लॉन्च कर लेते सर, और उसके बाद ब्रोशर का अनावरण भी सर किया था। सर्विस का हाँ सर उसमें फैसिलिटी और हम लोग सर इस आज के बाद ऐड कर रहे हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सर। तो जो भी एप्लीकेंट ईओ ऑफिस में एप्लीकेशन देता है तो पिक एंड चूज का कोई तरीका नहीं रहेगा। जब तक वो पहला वाला एप्लीकेशन ओपन नहीं करता, ट्रीट नहीं करता, दूसरा एप्लीकेशन खोलेगा।
धन्यवाद। चलिए आप। अब मैं अनुरोध करूंगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडीज से कि उनके आज एक हरियाणा एडवर्टाइजिंग नए जो बाई लॉज हैं उसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। थैंक यू अमित सर। आज आपके हाथों से हम हरियाणा एडवर्टाइजमेंट बाई लॉज की शुरुआत कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं थोड़ी सी भूमिका एडवर्टाइजमेंट के नियंत्रण के बारे में जो स्टेट में हुई उसकी देना चाहता था सर। 2008 में पहली बार हरियाणा एडवर्टाइजमेंट बाईलॉज बने, परंतु वो बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट था सर। उसके अंदर सिर्फ ये प्रावधान था कि म्युनिसिपल लिमिट के अंदर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर चार्जेस लगेंगे और कमिश्नर और जो ईओज हैं उनको सक्षम किया गया था, परंतु और उसके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं थी सर। उसके बाद 2010 में पॉलिसी आई सर, जिसके माध्यम से जो म्युनिसिपल की बॉडीज की खुद की जगह थी उन पर टेंडर के माध्यम से देने का प्रावधान हुआ, परंतु प्राइवेट प्रॉपर्टीज के बारे में कोई विशेष रेगुलेशन के बारे में उसमें कोई चर्चा नहीं थी सर। उसके बाद हाईकोर्ट ने इनका संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए कि रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और प्राइवेट प्रॉपर्टीज के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करने के लिए बाईलॉज बनाए जाए। तो 2016 और 18 में ये बाईलॉज बनाए गए सर, और इसके अंदर पहली बार प्राइवेट प्रॉपर्टीज के अंदर एडवर्टाइजमेंट का प्रावधान कुछ विशेष रूप से सम्मिलित किया गया सर। नेक्स्ट, परंतु इन बाईलॉज में भी काफी समस्याएं महसूस की गई सर। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि म्युनिसिपैलिटीज को भी स्पष्ट नहीं हो रहा था कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से होगी। इसके अलावा इसमें प्राइवेट लोगों को अपने आप एडवर्टाइजमेंट राइट्स लेने का प्रावधान नहीं था, सिर्फ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ले सकती थी। उनकी मोनोपोली क्रिएट हो गई थी सर, और उनके रेंटल्स जो प्राइवेट प्रॉपर्टी से लेते थे वो बहुत अंडर वैल्यू लेके एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज उसका एडवर्टाइजमेंट का प्रावधान करती थी। और कई बार जब बिडिंग भी करते थे उसमें प्राइवेट एजेंसीज जो होती थी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज वो क्लूसिव बिडिंग करके काफी कम रेटों पर लेने का कोशिश करती थी सर। इसके अलावा कोई सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं था सर। कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो होती थी कहीं पर ब्लैकलिस्ट हो जाती थी, परंतु दूसरी जगह पर अपने नाम से ही ठेका ले लेती थी एडवर्टाइजमेंट का, और इस प्रकार की गलतियां सामने आती थी सर काफी। और एक जो बहुत बड़ा पोटेंशियल रेवेन्यू का म्युनिसिपैलिटीज के लिए था उसका पूरी तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे सर। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ऑब्जेक्टिव इसके बनाए नई पॉलिसीज के सर। इसमें जो पब्लिक है, जो लैंड ओनर्स हैं, अपने जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज और म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनके लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने का प्रयास किया है ताकि सबके एक बैलेंस्ड पॉलिसी बन सके, और जो जितनी भी शर्तें हैं उसके अंदर स्पष्ट रूप से उनका वर्णन किया जा सके, और एक ट्रांसपेरेंट और पॉलिसी बने ताकि करप्शन जो किसी हद तक हो रही थी उसको भी रोका जा सके। और एक जो स्टडी रेवेन्यू स्ट्रीम म्युनिसिपैलिटीज के लिए संभव थी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, उसकी कोशिश की गई है सर। नेक्स्ट सर, जो एडवर्टाइजमेंट की परमिशन देने का सभी अर्बन एरियाज के अंदर यूएलबीज को अख्तियारात होते हैं। इसमें हमने नई पॉलिसी में प्रावधान किया है कि 2% तक जो भी फसाड एरिया होता है उसकी बिना किसी चार्ज के जो उसका ओनर है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर सकता है। 2% से ज्यादा होगा तो उसके चार्जेस ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, उसके चार्जेस लेके वो अपने एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। इसके अलावा सभी साइट्स, चाहे वो म्युनिसिपल बॉडीज की खुद की जमीन है, चाहे वो किसी प्राइवेट ऑनर की जमीन है, या किसी भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन की जमीन है, सबका जो है सिर्फ ऑक्शन के माध्यम से, वो भी इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट पोटेंशियल असेस करके उसकी ऑक्शन की जाएगी सर। इसके अंदर जो रिजर्व प्राइस भी होगा वो ऑलरेडी फिक्स्ड रेट्स हैं सर, उसके ऊपर किया जाएगा, और कोई भी यूएलबी चाहे अपनी साइट्स के लिए उस रिजर्व को, अपने लोकेशन को ध्यान में रखते हुए, मार्केट वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए रिजर्व प्राइस भी बढ़ा सकती है चाहे तो वो। इसके अलावा इसमें सभी को रोल्स को क्लियर डिफाइन किया गया है सर। एक एडवर्टाइजमेंट एंटिटी होगी, चाहे एडवर्टाइजमेंट एंटिटी कोई एजेंसी भी हो सकती है, कोई ट्रस्ट भी हो सकती है, या कोई इंडिविजुअल भी एंटिटी के रूप में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है सर। और जो भी एडवर्टाइजमेंट एंटिटी होगी उसको बिड में पार्टिसिपेट करने से पहले अपने आपको एक पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके अंदर सर जो भी ऑक्शन के अंदर हाईएस्ट प्राइस आएगा उसकी शेयरिंग भी किसी हद तक डिसाइड की गई है सर। जो प्राइवेट साइट्स होंगी जिसमें उसका रेंटल भी शामिल है और एडवर्टाइजमेंट राइट्स भी शामिल है, उसका जो भी एडवर्टाइजमेंट के ऑक्शन के माध्यम से रेट आएगा
उसके अंदर जो कंसर्न संबंधित म्यूनिसिपैलिटी है वो ऑक्शन से पहले उसका रेशियो डिसाइड कर देगी कि कितना लैंड ओनर को जाएगा, कितना म्यूनिसिपैलिटीज को जाएगा। जितनी भी गवर्नमेंट की साइट्स होंगी सर, उसके अंदर ये पहले से ही फिक्स्ड है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज की जितनी भी गवर्नमेंट की साइट्स उसमें 50% हिस्सा होगा, 50% म्यूनिसिपल बॉडी को मिलेगा और 50% जो लैंड ऑनिंग एंटिटी होगी उसको मिलेगा सर। जो म्यूनिसिपल बॉडीज की खुद की जमीन है उसका नेचुरली सारे के सारा उनको खुद को मिलेगा सर। इसके अलावा सर इसमें काफी रिलैक्सेशन देके जो पैरामीटर्स को भी क्लियर डिफाइन किया गया है सर, जैसे कि लोकेशन के आधार पर, परमिसिबल साइज को आधार पर, जो और हर पोजीशन कहां पर है, हर पोटेंशियल साइट का अलग अलग पोटेंशियल होता है सर, उसमें साइज क्या परमिसिबल होगा ये सारा के सारा इन बायलॉज के माध्यम से डिफाइन किया गया है सर। और पहले जो मेट्रो पिलर्स होते थे, जो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल एडवर्टीजमेंट का होता था, उसमें एडवर्टीजमेंट का कोई प्रावधान नहीं होता था सर, क्योंकि हमारे गुड़गांव जैसे शहरों में, खासकर मेट्रो बहादुरगढ़ में मेट्रो के काफी पिलर्स बने हुए हैं, उनके अंदर भी एडवर्टीजमेंट ऑक्शन के माध्यम से करने का प्रावधान नए बायलॉज में किया गया है सर। इसके अलावा पहले जो है ROW से 30 मीटर दूर का प्रावधान था कि 30 मीटर दूर ही एडवर्टीजमेंट लगा सकता है। वो इतनी दूर बन जाता था सर कि प्रैक्टिकली उसकी विजिबिलिटी खत्म हो जाती थी, उसका पोटेंशियल कम हो जाता था। ये स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा के बाद यह आया कि इसको कम किया जाए, तो उसको भी हमने 10 मीटर का प्रावधान कर दिया है सर। इसके अलावा जो मूविंग ट्रेलर्स होते थे सर, या गाड़ियां होती थी, कमर्शियल व्हीकल्स होती थी, टैक्सीज होती थी, उनके ऊपर एडवर्टीजमेंट का प्रावधान पहले नहीं था सर। इस नए बायलॉज के तहत हमने मूविंग ट्रेलर्स के ऊपर और टैक्सीज वगैरह के ऊपर एडवर्टीजमेंट अलाउ करने का प्रावधान किया है सर। नेक्स्ट, इसके अलावा सर ये सारे जो एडवर्टीजमेंट डिसाइड होगा सारा के सारा एक सेंट्रलाइज स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर एक पोर्टल होगा सर। उस पोर्टल के माध्यम से सारी के एंटिटीज रजिस्टर करेंगे अपने आप। वो पोर्टल के माध्यम से ही ऑक्शन होगी, ई ऑक्शन, और सारी की सारी जो पेमेंट, जो एडवर्टीजमेंट राइट्स विन करेगा, वो पेमेंट कलेक्शन भी सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिकली सेंट्रलाइज लेवल पर होगा। और यदि किसी का कोई डिफॉल्ट है तो उसको कोई नोटिस वगैरह जाना है तो वो भी इलेक्ट्रॉनिकली सेंट्रलाइज जारी होगा सर। और सारे की सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मान लिया 3 साल का है तो 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगा ये खत्म हो गया है, ताकि इसका 2 महीने पहले ही नया ऑक्शन वगैरह का प्रोसेस शुरू कर दिया जाए। यदि कोई किसी कारणवश पहले से टर्मिनेट होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें भी हमें इमीडिएटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा और हम यहां से ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं सर। और जितने की सारी के सारे डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी की सारी पूरे स्टेट लेवल पर यूनिफॉर्म होगी सर, और इसकी मॉनिटरिंग बहुत आसान हो जाएगी पहले के माध्यम से। और ये पोर्टल लगभग तैयार है सर, 10-15 दिन के अंदर अंदर हमारा पोर्टल पब्लिक यूज के लिए शुरू हो जाएगा सर। यही इसके अंदर बायलॉज के अंदर हमने प्रावधान किए हैं सर। थैंक यू वेरी मच। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वो हमें अपना उद्बोधन और आशीर्वचन दें। मित्रों, अभी 3 विभिन्न प्रकार की जानकारियां आपको दी गई हैं, जिसमें एक जो सबसे पहले तो किसानों के हित में जो ई कृषि क्षतिपूर्ति के नाते से जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, और दूसरी जो जानकारी हमारे जो आम नागरिक जो HSVP के साथ जुड़े हुए हैं अपने मकानों के नाते से, उनकी तरह तरह की कठिनाइयां जैसे आती हैं, तो उसमें से हर चीज़ को कैसे आसान किया जाए, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक बहुत से जो कार्यक्रम चलाते हैं, उसी में से ये आज 4-5 सुविधाएं जो बताई गई हैं वो उनके लिए हैं। और जो तीसरा बताया गया, एक प्रकार से कमर्शियल कंसर्न जितने हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो अपने किसी भी प्रकार का अपने कार्यक्रम को जनता में पब्लिसिटी के माध्यम से उसको प्रमोट करना चाहता है, तो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी ये अर्बन लोकल बॉडीज के नाते से ये एक पॉलिसी ये दी गई है। तो मोटे रूप से अलग अलग वर्गों के लिए ये तीनों चीजें की गई हैं। जहाँ तक ई फसल क्षतिपूर्ति की बात है, हमारे FCR साहब ने सारी चीजें बताई हमको कि किसानों को किस प्रकार की कठिनाइयां आती थी, किस प्रकार की शिकायतें वो करते थे, और उनकी संतुष्टि करना बहुत जरूरी होता था। फिर बाद में पटवारी लेवल पर, तहसीलदार लेवल पर, DC, SDMs वो सब लगते थे, तब जाकर के कुछ संतोष हो पाते थे, कुछ नहीं हो पाते थे। अब उनकी अपनी पार्टिसिपेशन, क्योंकि समाज में हमेशा संतुष्टि का फैक्टर तब बढ़ता है जब लोगों की अपनी पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाए। तो किसान की पार्टिसिपेशन में हो जाएगी, उसको भी पता रहेगा कि मेरा नुकसान जो मैंने लिख के दिया था, या बाकी जो कृषि विभाग नहीं तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट,
उनके लोगों के द्वारा कितना कितना उसमें असेस किया गया है, और उसमें फिर जहां कहीं ज़्यादा अंतर आएगा, एम्बिग्युइटी ज़्यादा होगी, तो उसका रीअसेस करने का भी काम वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। लेकिन फाइनल जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर उनके लेवल पर जो हो जाएगा वो उसका मैक्सिमम संतुष्टि इसकी होगी, ऐसा हमको लगता है। तो ये एक कार्यक्रम आपको दिया गया। फसल नुकसान के जैसे अलग अलग स्लैब होते हैं, वो सारे अलग अलग मुआवजा उसके हिसाब से होगा। तो उन स्लैब्स में जैसे पहला स्लैब है 0 से लेकर 24% तक, दूसरा 25 से 32%, 0 से 24% का कोई मुआवजा दिया नहीं जाता है, ऐसी पॉलिसी है। 25 से 32 में जितना मुआवजा मिलता है, फिर 33 से 49, 50 से 74 और 75 से 100%। ये मुआवजा ये अधिकांश उन्हीं किसानों के लिए उपयोगी होगा जिन्होंने अपना फसल बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना है, उसमें अपना बीमा नहीं कराया है, जिनको सरकार सहायता करती है। तो ऐसे वर्ग के लिए ही ये एक महत्वपूर्ण जो विषय है ये अपने सामने आपको ये एक मिलेगा। इसी प्रकार दूसरा जो HSVP ने जो सारी बातें बताई हैं वो मैंने आपको बताया ही है कि उससे ये सब सुविधाएं सब जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बताई गई हैं। और उसमें जैसा वाहन के ऊपर इनकी जो सारी वाहन चलेगा, जो व्यक्ति नहीं आ सकता है ऑफिस तक, उसका बायोमेट्रिक उसका अटेंडेंस लेना है या उसके कुछ सिग्नेचर कराने हैं, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तीसरा जो विज्ञापन पॉलिसी, इस विज्ञापन पॉलिसी में वैसे तो बहुत पहले भी विज्ञापन पॉलिसीज बनती रही हैं, लेकिन कोई ना कोई कमी उसमें हमेशा ध्यान आती रही है, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ध्यान में आता है। लेकिन उसके अंदर जो गलत फायदा लोग उठाते थे, उसके अंदर उसका जो रेवेन्यू को लॉस होता था उसको कैसे रोका जाए और कैसे पारदर्शी तरीके से ये विज्ञापन की साइट्स उनको दी जाए। इसमें चाहे सरकारी साइट्स हो, म्यूनिसिपैलिटी की हो या प्राइवेट साइट्स हो, इसमें सबके लिए एक अलग से तरीका बताया है। और जो निजी मालिक हैं, वास्तव में उनका पहले भी शोषण बहुत होता था, उसमें जो कुछ उनको बताया जाता था वही रेट उनको मिलता था, भले उनका किसी प्रकार का एक अच्छी साइट के नाते भी उनको पूरा लाभ मिलता नहीं था। अब चूंकि ऑक्शन होगा, ऑक्शन में लेने वाले का एक छूट रहेगी कि जो अच्छी साइट है उसको ज्यादा पैसों से भी खरीद सकेगा, ले सकेगा। तो इसलिए उनको भी जो निजी ओनर्स हैं अपनी बिल्डिंग्स के, उनको भी उसका लाभ होगा। तो इस प्रकार से ये सारे प्रावधान किए गए हैं। एक उपनियम, इसके जो बायलॉज हैं ये प्राय तैयार तो हो गए हैं, फिर भी उसमें जो माइन्यूटली जो उसका निरीक्षण करना है, जो एक पास करना है, उसको 15 दिन के अंदर अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा, उसका नोटिफाई करके इसको हम कर देंगे। इसमें क्या होगा कि नगर पालिकाएं, क्योंकि ज़्यादा शेयर उन्हीं का मिलने वाला है 50%, तो बहुत बड़ी इनकम उनको बढ़ेगी। अभी तक वो इनकम पिलफरेज होती है जैसा, उसके नाते से वो कोई ना कोई उसका लाभ उठाते हैं। और बहुत से केसेस तो ऐसे हैं जो कोर्ट्स में चल रहे हैं, अभी भी लिटिगेशन बहुत चल रहा है। वो लिटिगेशन भी खत्म करने के लिए कोर्ट्स की भी यही इच्छा रही है कि हमको एक निश्चित पॉलिसी लेके आए। तो ये पॉलिसी जो है ये बहुत कारगर सिद्ध होगी। जहां सरकारी हमारी अपनी जमीनें हैं, अन्य विभागों की, उन विभागों की जमीनों पर भी, यानी जो उनके साइट्स हैं, उन साइट्स पर चाहे बिल्डिंग्स हैं चाहे जमीनें हैं, वो अपने आप में एक अर्निंग एक उसकी बन जाएगी, इसका भी हमको एक लाभ मिलेगा। ये सारी जो स्कीम है, इस स्कीम को हम समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो टीवी के माध्यम से प्रसारित करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो है इसका लाभ मिल सके। मित्रों, इसी प्रकार कुछ जानकारियां और आपको देनी है, जिसमें खेलो इंडिया का कार्यक्रम, जैसा आपने को पता है कि कोविड के कारण से लगातार टलता आ रहा था, अब उसकी तिथि निश्चित हो गई है। 4 जून से 13 जून तक पंचकुला में ये खेलो इंडिया के कार्यक्रम होंगे। इनमें 25 खेलों का एक लिस्ट है, उस 25 खेलों की कंपटीशन सब होंगे। लगभग 8,500 खिलाड़ी और जो उनके साथ आने वाले तकनीकी अधिकारी हैं, कोचेज हैं, रेफरीज हैं, वो सब आएंगे। उनकी सब व्यवस्थाएं, ठहरने की, उनके ट्रांसपोर्टेशन की, उनके बोर्डिंग लॉजिस्टिक जो भी तय करने थे वो सब फाइनल हो गए हैं। सब हमने कंपनीज को उसमें इन्वॉल्व कर लिया है और तैयारी उसमें पूरी है। और पंचकुला के साथ साथ कुछ और सेंटर्स भी हैं, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, इसमें तीरंदाजी और फुटबॉल, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का जो परिसर है वहां पर ये कार्यक्रम कराए जाएंगे। इसी प्रकार अंबाला में तैराकी और जिम्नास्टिक्स,
ये अंबाला में होगा। शाहबाद में हॉकी के जो मैचेस हैं वो शाहबाद में होंगे। साइकिलिंग और शूटिंग ये दिल्ली के अंदर होंगे। तो ऐसे इन सब खेलों के नाते से सब व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी कर दी गई हैं। हमारे सरकारी विभाग भी, इसमें बहुत से लोग लगेंगे, उनको अलग अलग व्यवस्थाओं में सब लगाया जाएगा, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा कार्यक्रम है। खेलो इंडिया पहली बार हमको मिला है और हम जो चाहते हैं कि बाकी प्रदेशों के जो लोग यहाँ आए वो हरियाणा की कोई ना कोई यादगार अपनी अच्छी लेकर के जाएं, किसी प्रकार की उनको कठिनाई तकलीफ ये ना हो। एक हमने कार्यक्रम शुरू किया है संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना। तो उस योजना के अंतर्गत जो महापुरुषों के बड़े कार्यक्रम हैं, उनकी जयंतियों के, उनके कोई शताब्दियों के, ऐसे कार्यक्रम जो हैं हम सरकारी योजना से करते हैं। जैसे हमने डॉक्टर अम्बेडकर जयंती, उस कार्यक्रम को भी हम सरकारी मनाते हैं। महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन जो मनाते हैं, गुरु रविदास जी की जयंती भी हम मनाते हैं, भगत कबीर की जी भी मनाते हैं। ऐसे ही पिछले दिनों में जो गुरु गोविंद सिंह जी का जो एक जयंती 400 नहीं, गुरु तेग बहादुर अब हुआ, उससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी का किया, गुरु नानक देव जी का भी एक कार्यक्रम हमने किया था, अभी गुरु तेग बहादुर जी का भी पानीपत में 400 साल ये किया है। ऐसे जो कार्यक्रम आते हैं, इन कार्यक्रमों को हम और कुछ महापुरुषों को भी जोड़ करके इस श्रृंखला को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जीवनी से जो एक समाज में एक संदेश जाता है, लोगों को एक शिक्षा मिलती है। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक विषय है, समाज को एक जागृत करना, उनकी दिशा ठीक रहना, ताकि हम एक सुखी जीवन जी सकें। तो इसी कड़ी में अभी हमने करनाल में कार्यक्रम रखा है महर्षि कश्यप जयंती। उनकी जयंती 24 मई को आ रही है, तो करनाल में एक ये बड़ा कार्यक्रम होगा। और उसके बाद जून में संत कबीर जी की जयंती 14 जून को आ रही है, रोहतक में एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय ये कार्यक्रम हम करेंगे। तो इस प्रकार से इन कार्यक्रमों का एक उल्लेख इसलिए किया है कि हम अपनी जानकारी जनता तक पहुंचा सकें। आजकल पिछले 15 दिन में बिजली की बहुत बड़ी एक समस्या आई थी और हम सबको जानकारी है कि गर्मी पहले के वर्षों की अपेक्षा कई वर्षों के बाद इस प्रकार की भयंकर गर्मी अप्रैल के महीने में ही जो है आई थी। तो अप्रैल और अब मई, ये जो सारा समय है, इस समय में हमने बिजली के थोड़ा संकट को भी झेला है। हमारी बिजली 8,500 मेगावाट जो रनिंग हमको चाहिए, उसके अंदर लगभग 1800 मेगावाट की बिजली की कमी हो गई थी। तो उसके कारण से कुछ 7-8 दिन हमको कुछ कट्स भी लगाने पड़े, लेकिन उसकी जो आपूर्ति है वो आपूर्ति अब सुनिश्चित हो गई है। जो सारी व्यवस्थाएं मैंने कर ली हैं, जिसके अंदर अडानी ग्रुप से हमारा जो पावर का एक कॉन्ट्रैक्ट था, कोई एक झगड़ा था, उसको उन्होंने निपटा लिया। तो 600 मेगावाट की जो पावर है वो अडानी ग्रुप से शुरू हो चुकी है। अगली 600 मेगावाट और एक जो पावर प्लांट है उनका, वो बहुत जल्दी शीघ्र चालू होने वाला है। एक सप्ताह के अंदर अंदर वो भी चालू हो जाएगा। साथ ही हमने खेदड़ यूनिट एक हमारा आउट ऑफ ऑर्डर हो गया था, उस आउट ऑफ ऑर्डर होने के नाते से अब वो भी ठीक हो गया है। उसको भी 600 मेगावाट की जो बिजली है वहां से हमको ये मिलनी शुरू हो जाएगी कुछ दिन के बाद। सौर और पवन ऊर्जा, इसमें भी बढ़ोतरी की है, 26 मेगावाट की बढ़ोतरी इसके अंदर भी हुई है। जम्मू कश्मीर से भी हमने 300 मेगावाट का करार किया है, वो बिजली भी मिलनी शुरू हो गई कि सर उसमें से कुछ पोर्शन मिलना शुरू हुआ, कुछ और शुरू हो जाएगा। यानी 300 मेगावाट की वृद्धि वो उसमें हो जाएगी। हम राज्य से बाहर अपना कोई संयंत्र लगाएं, ऐसी भी एक योजना चल रही है। नासिक में एक प्लांट जो अभी किसी कंपनी के द्वारा वो बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, हमने पावर डिपार्टमेंट को कहा है, यानी सेंट्रल मिनिस्ट्री को, कि भी हमको उस प्लांट को लेने के लिए और कोई एक रास्ता बनाया जाए, ऐसा हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे ही भाखड़ा की जो पावर है वो भी मई के आखिरी सप्ताह में वो हमको पूरी मिलती है। उससे पहले बहुत कम मिलती है, क्योंकि सिंचाई का जो सीजन होता है, पानी को जो छोड़ा जाता है, वो मई के आखिरी सप्ताह में छोड़ा जाता है। 22 मई तक हमको लगता है कि एक 500 से लेके 1000 मेगावाट हमारा वहां से भी सप्लाई ये बढ़ जाएगी। तो मैं समझता हूं अभी जो सप्लाई का शेड्यूल जो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, अभी एकदम ठीक हो गया है। और अब जो आगे बिजली मिलेगी उसकी आपूर्ति अतिरिक्त जो आवश्यकता हमारी इंडस्ट्री की है या जहां से भी मिलेगी उसको पूर्ति की जाएगी। सप्लाई शेड्यूल जो किसानों के लिए है उसको हमने 8 घंटे की आपूर्ति पूरी कर दी है, वरना वो भी 3 घंटे 4 घंटे हो गई थी, उसको 8 घंटे कर दिया है। अभी जून के अंदर मांग और बढ़ेगी, लेकिन जो हमारी पूर्ति होगी उस पूर्ति से हम जून की सप्लाई को पूरा कर पाएंगे।
धान के लिए भी अब क्योंकि ट्यूबवेल्स चलना शुरू हो जाएंगे जून में, लगभग 6,61,000 ट्यूबवेल हरियाणा के अंदर और जो है वो है, उनकी सप्लाई भी उस समय हमको बढ़ानी पड़ती है, लेकिन हमारी पूर्ति उसमें पूरी हो जाएगी। हमने बिजली की बचत के भी बहुत से उपाय किए हैं, जैसे उजाला योजना में जो बल्ब्स हैं, एलईडी बल्ब्स, ये 1.5 करोड़ के लगभग एलईडी बल्ब्स हरियाणा में लगाए गए हैं, जिससे हमें लगभग 2027 मिलियन यानी 20,270 लाख यूनिट इसकी बचत होगी। तो एक बहुत बड़ी बचत इसके कारण से हमारी हो रही है। बिजली को प्राप्त करना, सप्लाई बढ़ाना ये तो ठीक है, लेकिन उसकी डिमांड को कम करना ये भी हमारी प्राथमिकता में है, क्योंकि नए सिस्टम्स वो खड़े हो रहे हैं, आज नई इन्वेंशन हो रही हैं, उसमें से एलईडी बल्ब के कारण से बिजली की खपत बहुत कम होती है। और इसी प्रकार एलईडी ट्यूब लाइट्स, ये भी 2,13,000 एलईडी ट्यूब लाइट्स चेंज की गई हैं, तो इसमें भी हमें 93 लाख यूनिट ये बचत हो रही है, तो ये भी बहुत बड़ा साधन है। जो पंखे हैं, इसमें भी जो एनर्जी एफिशिएंट पंखे आ गए हैं नए, तो एनर्जी एफिशिएंट जो फैंस हैं उसको भी हम वितरित कर रहे हैं। 60,000 ऐसे पंखे ये बदले जा चुके हैं, इसमें भी 56 लाख यूनिट ये बिजली की बचत हो रही है। इसी प्रकार से सुपर एयर एफिशिएंट जो एयर कंडीशनर्स हैं, और ऐसे ही जो पंप सेट हैं वो भी 3 स्टार रैपिड ऊर्जा पंप सेट, तो इन सब प्रोग्राम्स के माध्यम से और बिजली की खपत को कम किया जा रहा है, बिजली की सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। हमारी स्थिति एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत संतुष्टिपूर्ण हमारा ये काम है। फिर भी हम आगे और प्रयत्न करके बिजली की जो कठिनाई कई वर्षों के बाद इस बार जो आई है, ये आगे न आए, इसका हम पूरा प्रबंध करेंगे। एक जानकारी आपको ये भी देनी है कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, चाहे वो शहरी हैं चाहे ग्रामीण हैं, वो हमने चुनाव आयोग को अपनी ओर से क्लियरेंस दे दी है। तो उनके जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो उनको अपने काम करने हैं, चाहे वोटर लिस्ट का है चाहे वार्डबंदी का है, वो सब पूरा करने के बाद कभी भी ये चुनाव आयोग द्वारा घोषित हो सकते हैं। एक शरारतपूर्ण समाचार मीडिया में डाला जाता है, वो दिल्ली को पानी की आपूर्ति। दिल्ली की पानी की आपूर्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज से यानी 1996 में, आज से 26 साल पहले जो समझौता उससे पहले हुआ था, उसमें भी 330 क्यूसेक पानी बढ़ा दिया था। पहले ये 719 क्यूसेक था। सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई थी कि 2 रिजर्वायर, हैदरपुर और वजीराबाद, ये 2 रिजर्वायर जो हैं ये हमेशा फुल रखने हैं, तो ये 1050 क्यूसेक देने से लगातार ये पूरा होते रहेंगे। दिल्ली ने क्या किया है कि इसके बजाय उन्होंने अपने नए रिजर्वायर भी बना लिए हैं, और वो हमारे इस पानी को नए रिजर्वायर में ले जाते हैं। हमारी दायित्व है 2 रिजर्वायर को पूरा रखना। जब वो पानी को डाइवर्ट करेंगे, वो द्वारका भी डाइवर्ट करते हैं, ओखला डाइवर्ट करते हैं, बवाना डाइवर्ट करते हैं, तो 3 नए वाटर वर्क्स उन्होंने बनाए, जिसके कारण से वहाँ हैदरपुर में और दूसरा वजीराबाद, उसमें पानी का लेवल कम होता है। स्वाभाविक है, पानी पूरा वहां नहीं पहुंचाएंगे तो वो तो कम होगा ही। हमारी जिम्मेवारी है उन 2 रिजर्वायर्स को फुल रखना। और वो जो है मुणक से हम जो 1049 क्यूसेक देते हैं, पहले भी देते हैं, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। हालांकि मेरी अपनी कठिनाई भी बहुत है, लेकिन हम अपनी कठिनाई को कैसे पूरा करेंगे, जिम्मेवारी उनकी नहीं है, हमारी जिम्मेवारी जितनी हम पूरा करेंगे। अपने आप पानी की बचत कैसे की जाए, इसके तरह तरह के योजनाएं बना रहे हैं। धान को कैसे हम कम बुआई कराएं, धान को न बोने के बदले में 7,000 रुपये का हमने 1 एकड़ का मुआवजा भी दिया है। इससे सैकड़ों करोड़ रुपए हमारा खर्च आ रहा है। और हम अपने यहाँ पानी को रिचार्जिंग के बहुत से ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, ट्यूबवेल्स लगाए हैं, तो इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन का बहुत बड़ा बजट हमने बनाया है ताकि खेती में पानी कम लगे। तो हम अपनी व्यवस्थाएं अपने पानी की मैनेजमेंट से ही ये सब हम कर रहे हैं। तो दिल्ली के जो लोग बार बार ये कहते हैं पानी की कमी, हमारा कहना पानी की कमी अगर उसको पूरा करना है तो ये जिम्मेवारी केवल हरियाणा की नहीं है, ये उनकी अपनी भी है। उनकी अपनी क्यों है कि अब से पहले तो केवल दिल्ली था, तो दिल्ली के नाते उनकी जिम्मेवारी नहीं थी। अब उनके साथ पंजाब आ गया है, और पंजाब और हरियाणा इनका एक विवाद आज का नहीं है, वर्षों का है। अगर उस विवाद को खत्म करते हैं और हमें पानी जितना हमारा है 3.5 MF पानी हमको पूरा मिल जाए,
SOL की नहर बन जाए, हांसी बुटाना को चालू करवा दे, तो मैं ये वादा करता हूं कि और भी पानी हमको देना पड़ेगा तो उनकी डिमांड पर पानी हम दे देंगे। लेकिन अगर हमें पानी नहीं मिलेगा, हम अपने यहां लोगों को प्यासा मार करके और उनको पानी की आपूर्ति करें, ये न्याय नहीं है। इसलिए मैं उनसे निश्चित रूप से कहूंगा कि अब उनका जो रोल है वो डबल रोल हो गया है, तो डबल रोल को और वो निभाएं और हमें पंजाब से पानी पूरा दिलाएं। हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जहां तक वर्तमान उनकी बार बार शिकायत जो करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कभी हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जितनी अपनी एजेंसीज को ये चेक कराया है तो उनको संतुष्टि पाई है कि नहीं, हरियाणा को जितना पानी देना चाहिए वो दे रहे हैं। अपर यमुना बोर्ड इन्होंने इसकी पुष्टि की है कि दिल्ली को जो है उनके हिस्से का पूरा पानी मिल रहा है। इसी प्रकार से हमारा जो मंत्रालय है, जल संसाधन मंत्रालय, उन्होंने अपनी टीम भेजी, उन्होंने भी पाया कि हरियाणा जितना पानी दे रहा है उतना दे रहा है। इसलिए पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर राजनीति न करें, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। राजनीति वो करेंगे तो हम उनसे बड़ी राजनीति कर लेंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से लैंड के संबंध में, क्योंकि लैंड की आवश्यकता डेवलपमेंट के नाते से बहुत पड़ती है। पहले तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एक एक्ट भी बना हुआ है। उस प्रोक्योरमेंट की जो हमारी लैंड एक्विजिशन की जो एक्ट है, उसके अंतर्गत अब लैंड एक्वायर करना संभव नहीं है। मैं संभव नहीं है ये कह रहा हूं, इसलिए कि जिस रेट पर वहां से एक्वायर की जाती है, उसके बाद भी कोर्ट्स उसके ऊपर बार बार जो अनाउंसमेंट देते हैं, उस अनाउंसमेंट के बाद लैंड की वायबिलिटी खत्म हो जाती है। क्योंकि उस लैंड को हमको भी लोगों को, पब्लिक को, इंडस्ट्री वाले को या मकान वाले को किसी न किसी को देना होता है, उसको उसी हिसाब से बेचना होता है। तो हमें कंज्यूमर की भी चिंता है, इसलिए कंज्यूमर को एक सीमा से आगे उसकी जेब से पैसा नहीं निकाला जा सकता। इसलिए अन्य कई प्रकार हमने सोचे हैं कि जमीन की आपूर्ति कैसे हो। हम ई भूमि पर पहले से ही खरीद रहे हैं। ई भूमि पर किसान से नेगोशिएशन के बाद जमीन खरीदी जाती है और लगभग 1000 एकड़ से ऊपर ऐसी जमीन हम पिछले कुछ सालों में खरीद चुके हैं। जितनी आवश्यक होती है, कहीं इरिगेशन के लिए, कहीं पब्लिक हेल्थ के लिए, कहीं एजुकेशन यानी स्कूलों के लिए, कहीं हेल्थ के लिए, तो ऐसी जमीनें सब ली जा रही हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीनें लेने में अभी भी कठिनाई आ रही है। उसके लिए हम 2 पॉलिसीज बहुत जल्दी और ला रहे हैं। एक पॉलिसी ला रहे हैं जिसको पुलिंग पॉलिसी, लैंड पुलिंग पॉलिसी कहेंगे। तो लैंड पुलिंग पॉलिसी में एक शेयर, उसमें हर शेयर के हिसाब से वो अलग अलग होगा। वो कीमत के हिसाब से होगा कि अगर तो ज्यादा कीमत की लैंड है तो उनको ज्यादा एरिया मिलेगा, कम कीमत की लैंड हो तो कम एरिया मिलेगा। उसी हिसाब से वहां मार्केट के रेट भी होते हैं। तो हर किसी को अपनी जमीन के हिसाब से एक लाभदायक ऐसी योजना बनाएंगे, चाहे वो ई भूमि में बेचे, चाहे पुलिंग पॉलिसी में। एक प्रोजेक्ट हम ज्वाइंट वेंचर के नाते भी ला रहे हैं कि पूरा जो प्रोजेक्ट होगा, मानो 20 एकड़ का, 30 एकड़ का, 50 एकड़ का, तो सारे को डेवलप करने के लिए जो फार्मर्स हैं उनको हम ज्वाइंट वेंचर में लाएंगे और उसके अंदर जो खर्च है, चाहे सरकार का है चाहे उनकी जमीन का है, उसको निकालने के बाद, डेवलपमेंट के बाद अगर कोई लाभ होता है, उस लाभ का हिस्सेदार उनको बनाएंगे। एक न्यूनतम राशि उनको मिल जाएगी और जितना डेवलपमेंट के लिए आवश्यक खर्च है वो हमारी सरकार की एजेंसी करेगी। बाद में उसको बेचने के बाद जितना उसमें लाभ मिलेगा, उस लाभ का प्रतिशत उनकी इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में वो उनको मिलेगा। तो एक ज्वाइंट वेंचर की पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार हो जाएंगे, ई भूमि हो जाएगी, लैंड पुलिंग पॉलिसी हो जाएगी, ज्वाइंट वेंचर पॉलिसी हो जाएगी। तो तीनों पॉलिसी में किसान को ऑप्शन रहेगी कि उसको क्या लाभदायक लगता है, कौन सी उसमें आएगा, कौन सी में नहीं आएगा। अच्छे प्रकार से वो अपना हिसाब लगा करके जो लाभदायक पॉलिसी उसमें जा सकता है। तो मित्रों, इस प्रकार से एक बात तो हमारे कुछ मित्र, खास करके विपक्ष के जो विधायक हैं, कि मैंने कोई घोषणा की थी 5 करोड़ रुपए की सभी विधायकों को विकास के कार्यों के लिए जारी करने की। पहली बात तो यह है कि वो योजना हमने 2014-15 में भी घोषणा की थी, सबको 5 करोड़ रुपए दिए थे। वो एक टर्म में एक बार होती है, वो वार्षिक नहीं है। कुछ लोग इसको वार्षिक मान के चल रहे हैं, वो गलत है। एक बार पहले यानी साल, जो टर्म का पहला साल है, उसमें उनको 5 करोड़ रुपए के कामों के बदले में सभी विधायकों को दिया जाता है। उसमें किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। तो मैं कुछ दिनों से अखबारों में पढ़ रहा हूं कि कुछ एमएलए कहते हैं कि हमको बिल्कुल एक पैसा नहीं दिया गया। जिन्होंने ये कहा है कि नहीं दिया गया, उनके यहां भी करोड़ रुपए जा चुके हैं। मैं टोटल 90 के 90 विधायकों का बता रहा हूं, जिसमें से 22 विधायक तो ऐसे हैं जिन्होंने 5 करोड़ या इससे भी थोड़ा ऊपर
यानी हाईएस्ट तो 5,84,00,000 भी हैं एक एमएलए के। हम सोचते हैं 10-5% ऊपर भी जाए तो दिक्कत नहीं है। 22 के बाद अगले 10 और ऐसे हैं जिनका 4,75,00,000 से 5 करोड़। मैं समझता हूं वो भी अपने आप को संतोष मान के चलते हैं, हमको जितना मिलना था मिल गया है। लेकिन 32 से 64 यानी अगले 32 और ऐसे हैं जिनका 4 करोड़ और 5 करोड़, 4 करोड़ और 4,75 के बीच में। अब उनके अगर किसी के 10, 20, 50 लाख बचते हैं तो कभी भी अपना काम देंगे तो उनका काम वो पूरा कराया जाएगा। हाँ, 64 के बाद अगले 26 और ऐसे हैं, 26 में से भी 3 ऐसे हैं सिर्फ जिन्होंने 5 करोड़ में से एक भी काम हमको बताया नहीं है। अब उनको काम बताना पड़ेगा। ये पैसा उनको ऐसा नहीं कि भी कोई कैश में मिलेगा या उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। काम जो लेके आएंगे 5 करोड़ का वो काम उनके तुरंत कराए जाएंगे। इसके पीछे ये भावना है। कौन माननीय है? 3 माननीय हैं, रघुवीर काद्यान बेरी, सौमीर सांगवान दादरी, चिरंजीव राव रिवाड़ी। इन्होंने अपना कोई काम नहीं दिया ताकि हम इनको इशू कर सकें। बाकी सबका किसी का 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़, 2,97,00,000, 3 करोड़, 3,30। तो इन सब लोगों के इसमें गए हुए हैं। इसमें स्वाभाविक है कि शहर वाले जो है वो अपने शहरी काम बताएंगे, गांव ग्रामीण क्षेत्र वाले ग्रामीण को बताएंगे। जिनका मिक्सअप है वो दोनों मिला करके बता सकते हैं। तो ऐसे 5 करोड़ की राशि हमने कभी रोकी नहीं है। जिसने काम दिए उसको तुरंत वो काम करके हमने दिए हैं। एक विषय है कि पेंशन का विषय, चूंकि एक सिस्टम से चैनलाइज तरीके से पेंशन जाएगी तो सबको पूरा उसका लाभ मिलेगा। अभी हमने देखा है कि इसके अंदर बहुत डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं। एक डिस्क्रिपेंसी इसमें आई है कि हमारी विधवा बहनें जो कभी दुर्भाग्य से किन्हीं कारणों से विधवा हो गई, पेंशन बन गई, लेकिन अपने समाज के अंदर रीमैरिज का भी सिस्टम है। 18,000 ऐसी बहनें मिली हैं जो विधवा हुई लेकिन बाद में रीमैरिज हो गई। रीमैरिज के बाद उन्होंने अपनी पेंशन कटवाई नहीं। कोई अपने आप कटवाता नहीं है, हमको भी पता है। अब हमें जब उसमें से ढूंढने में पता लग गया कि हाँ इतनी बहनों की रीमैरिज हो गई है तो उन 18,000 बहनों की पेंशन हमने बंद की है। तो हम कोई भी उचित काम जो है, उचित काम में सामने वाला अनुचित कर रहा है तो उसको रोकना ये भी उचित है। हाँ, किसी की पेंशन नहीं बनी है उसकी ऑटोमेटिकली पेंशन बने, इसके लिए ओल्ड एज पेंशन में 59 साल यानी 57 साल के बाद के जितने भी लोग हैं उन सब की डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन करा करके उनके जो भी पुराना समय का कोई हमको मिल गया मानो वोटर कार्ड, उस वोटर कार्ड से ही उस समय का वोटर कार्ड उसमें उतने ही साल जोड़ करके उस आयु में हमने जोड़ करके उसको फाइनल मान लिया है। अब उसके लिए और किसी प्रमाण की जरूरत होती नहीं है। जिस किसी का वोटर कार्ड नहीं रहा होगा ऐसे ही कुछ लोग रहे होंगे जिनका मेडिकल बोर्ड के द्वारा वो करवा देंगे। और उनके बाद जैसे ही 60 साल का होने वाला है 1 महीना पहले डिपार्टमेंट को कहा कि उनके घर जाकर के एक पेपर साइन करा लें ताकि उनको भी पता लग जाए कि मेरी पेंशन बढ़ने वाली है। और आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूं कि ऐसे पिछले 23,000 लोगों के घरों में हमने पेंशन बनवाने के लिए उनको भेजा। 700 लोगों ने उसमें से मना किया कि नहीं मुझे पेंशन नहीं चाहिए। तो मैं ऐसे लोगों को भी धन्य मानता हूं जो कहते हैं हमको ये पैसा नहीं चाहिए। समाज में हर प्रकार के लोग हैं, तो ऐसा एक ऑटोमेटिकल पेंशन का जो विषय है वो भी हम कर रहे हैं। मित्रों, हमारा पूरा जोर जैसे मैंने बताया कि पारदर्शिता पर है, पूरा जोर अंत्योदय पर है। अंतिम व्यक्ति उसकी सहायता कैसे की जाए। आज हमारी एक मीटिंग थी डॉक्टर अम्बेडकर हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स। हालांकि हरियाणा का ये भी उनकी बननी है, लॉन्च होना है, लेकिन एक पहली मीटिंग हमारे से वो करके गए हैं। तो हमने उनको बताया कि हमारे यहाँ किस प्रकार से लोगों को सहायता मिलती है। 1,07,000 SC नौजवानों को मुद्रा में उनको लोन मिला है, ये उनको भी नहीं पता था। ये लाखों लोगों को मुद्रा में जो लोग लोन मिला है उसमें 1,07,000 SC समाज के हैं। तो इस प्रकार की सहायताएं, अब जैसे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसमें भी जितने लोग सहायता के लिए आ रहे हैं उसमें लगभग 35% SC है, 26-27% उसमें BC है, जो कि उनकी आबादी के प्रोपोर्शन से तो ज्यादा है। स्वाभाविक है, गरीबी जहां ज्यादा है वही लोग ज्यादा आएंगे। 1 लाख से नीचे के परिवारों का एक एक परिवार को हम आइडेंटिफाई करके उनको बुला रहे हैं, भैया कुछ करो। अगर आपको करना नहीं आता तो हम स्किलिंग के माध्यम से आपको सिखा सकते हैं। इवन जो पशुपालन का भी काम करना चाहते हैं उनको भी हम स्किलिंग के माध्यम से ट्रेनिंग दिला रहे हैं। हमारी एक स्कीम है, केंद्र की स्कीम है,
कि हर एक पशुपालक को 9,000 रुपया उसके लिए फिक्स किया गया कि उसको इतने दिन की ट्रेनिंग उसकी दिलाई जाए, ताकि उसको पता लगे कि पशु को पालना कैसे अच्छा है, कहीं उसको बीमारी ना लग जाए, बीमारी हो जाए तो इलाज कैसे होना है, छोटे मोटे नुस्खे उसमें बताए जाते हैं, दूध की बिक्री कैसे होगी, उसकी देखभाल। पशु भी आखिर देखभाल जितना ज़्यादा अच्छा करेंगे उतना दूध ज़्यादा देता है। तो ऐसी सारी चीज़ें हम चला रहे हैं समाज के गरीब तबके के उत्थान के लिए। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये हमारा परिवार पहचान पत्र का जो प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं उसमें से एक प्रोजेक्ट ये ऐसा है। और बहुत सर्विसेज सीधी हम डायरेक्ट देने वाले हैं। तो पारदर्शी एक सिस्टम बने, भ्रष्टाचार विहीन बने। भ्रष्टाचार के बारे में भी एक गलतफहमी बार बार करते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। मेरा कहना है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया ऐसा तो हमने कभी क्लेम नहीं किया, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश कैसे लगाना है इसके लिए हमने अपनी पूरी प्लानिंग बना रखी है। हमारी सरकार जहां भी भ्रष्टाचार है अपने समय में भी ऐसे जो केस मिलते हैं उसको बराबर सख्ती से उसका निरीक्षण करते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको सजा दिलाते हैं। चाहे वो आर्थिक भ्रष्टाचार हो, चाहे व्यवहार का भ्रष्टाचार हो, नकल के केसेस, ये भी भ्रष्टाचार का विषय है। इसमें भी हमने सख्त कदम उठाए हैं और आगे भी किसी को भूल में नहीं रहना चाहिए कि भ्रष्टाचार को हम आगे बढ़ने देंगे। जिसका भी मिलेगा उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और जितनी व्यवस्थाएं करनी वो हम करेंगे। भ्रष्टाचार एक प्रकार का गुण है समाज में, समाज के ईज ऑफ लिविंग में एक बाधा है। तो ये हटेगा, लोग फिर अपने जीवन यापन को अच्छा प्रकार से कर सकते हैं। मेरी ओर से इतना ही विषय। आप लोगों को कोई बात पूछनी है तो थोड़ा समय लगा सकते हैं। जो विडो 18,000 विडो पेंशन मेरी रीमैरिज कर ली तो इससे क्या रिकवरी करेगी सरकार? नहीं, अभी रिकवरी का नहीं सोचा हमने। कुछ गलतियां हो जाती हैं समाज में लोगों से, तो अभी उसका हमने विचार नहीं किया है। अब डिपार्टमेंट से बैठ के बात करेंगे। आखिर ओल्ड एज पेंशन के बाद उनकी ओल्ड एज तो पेंशन लगेगी। अगर उस रिकवरी भी करनी होगी तो उनकी उस पेंशन के समय करेंगे, उनके हाथ से वापस लेना तो कठिन है, लेना भी नहीं चाहिए। सर, एक ये आज जो विज्ञापन पॉलिसी आई है, आपको ध्यान होगा कि विधानसभा की कमेटी ने भी ऐसा मामला पकड़ा था और ये कहा है, लगातार कहा भी जा रहा है, पीएससी ने शायद लिखा भी है महकमे को, 4 साल से यूएलबी में बड़े घोटाले विज्ञापन के नाम पे हुए हैं। तो ये मामला आपके संज्ञान में भी हुआ, ऐसा दावा है कि कई 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसकी जांच इस पॉलिसी में कहीं प्रभावित नहीं हुई। दूसरा वो है कि उसकी जांच कहाँ तक है? नहीं, प्रभावित नहीं होगी, बल्कि आगे इस प्रकार का कोई विषय न आए। पॉलिसीज कोई रेट्रोस्पेक्टिव तो लागू होती नहीं है, तो प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी है। रेट्रोस्पेक्टिव जहां जहां गड़बड़े हैं, कुछ केसेस तो कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट वाले तो जैसे डिसाइड करेंगे वैसा हो जाएगा। कहीं का स्टे भी लगे हुए हैं और कहीं हमारी अपनी इंटरनल जांच भी चल रही है। कोई किसी प्रकार की इस पॉलिसी के कारण से तो बल्कि आगे रुक जाएगा, पीछे की जांच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पीछे की जांच पूरी वैसे ही होगी। वो चल रही है? हाँ, चलेगी। सर, मेरा सवाल है HSBT से रिलेटेड। आज एक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर को लॉन्च किया गया, लेकिन HSBT क्योंकि आम आदमी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है अलॉटमेंट और इसकी जो अलग सरकार अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश करती है हर बार हम लोग कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, लेकिन जो चीज बीच बसता है बीच में जाके और फाइलों के इधर से उधर जाने में होता है कि आपको ये परमिशन चाहिए वो, और उसका मेन कारण है कि कई बार एक अलॉटी को भी सिटीजन चार्टर का नहीं पता होता और कई बार सिटीजन चार्टर जो है वो भी ऑफिसेस के बाहर इतना प्रोमिनेंटली नहीं होता। तो उस अड़चन को हम लोग कैसे दूर करेंगे? जो प्रोसीजर है, जैसे ठीक है मुझे रीअलॉटमेंट हो गई, मेरी टीपी जो है टीपी परमिशन से पहले मेरे को चार जगह से मेरी फाइल को गुजरना पड़ता है, फाइनेंस से गुजरना पड़ता है, जेई वगैरह के इंस्पेक्शन करते हैं, कभी अपनी मर्जी से आएंगे कभी नहीं आएंगे, कोई कंपाउंडिंग करेगा नहीं करेगा। ये टेक्निकल चीज है जो सामने आती है, तो इसको हम किस तरह से करें? देखिए, इसमें पहले तो जो पॉलिसीज हमारी हैं वो बिल्कुल एकदम क्लियर कट और जिसको अंडरस्टैंडेबल, जो लोगों को समझ में आ जाए, हम पॉलिसी हमेशा ऐसी बनाते हैं। दूसरा, मैं जरूर कहूंगा HSBT डिपार्टमेंट को कि उस पॉलिसीज को, जो भी हमारे नियमावली है, उसको प्रोमिनेंट प्लेसेस के ऊपर उसको शो भी करें, बताएं कि हाँ यही हमारी पॉलिसी है। तीसरा, हम अब ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। अभी तक फाइलें जो है नीचे से ऊपर तक फिजिकली घूमते हैं। उस फिजिकली घूमने में ज्यादातर केसेस का जो इशू होता है वो नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के ऊपर वो घूमता रहता है। यहाँ से भी कोई जानकारी मंगवानी होती है तो वहीं जाती है, वहां से फिर जो जानकारी भेजते हैं
अब उनकी मर्जी है कब भेजें कब नहीं भेजें। मैं भी जो मेरे पास शिकायतें लोग लेके आते हैं, मैं समय समय पर हमारे CA HSVP को देता हूँ, तो ये भी उसमें से आधी ऐसी हैं जिसका ठीक से जवाब आता है, आधी में ये आता है कि अवेटेड, रिपोर्ट इज अवेटेड। अब रिपोर्ट अवेटेड मतलब नीचे ही पड़ी रहती है। हाँ, तो इसलिए अब हम ये करेंगे कि सारी फाइलें ई-ऑफिस के माध्यम से, कि नीचे उसके भी जो हाथ में जो उसने एंट्री की है, अब कोई रिपोर्ट उससे मांगने की जरूरत नहीं है, ई-ऑफिस से ही हम अपनी रिपोर्ट यहीं देख सकें, ऐसा सिस्टम कर रहे हैं ताकि रिपोर्ट अवेटेड में ऑनलाइन सिस्टम में तेजी तो आई है। तीसरा, अभी जो राइट टू सर्विस का जो एक्ट है, उसमें भी बहुत सी सेवाओं के लिए टाइम बाउंड सेवाएं हैं वो। और अब तो हमने जो कमीशन है हमारा, TC गुप्ता जिसके चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया इसको, और मेरा ख्याल हजारों ऐसी सर्विसेज हैं जिनका टाइमली उसको डिस्पोजल ना होने के कारण से फर्स्ट अपील, सेकंड अपील ये होकर के वो निपटने लग गई हैं। फर्स्ट अपील और सेकंड अपील हमारे ऊपर अधिकारियों के पास आती हैं, हमें लगता है कि हम अगर फर्स्ट सेकंड अपील में भी नहीं निपटाएंगे तो कमीशन के पास जाएगी, और कमीशन अभी तो हल्कात रखे हुए, लेकिन थोड़े दिन बाद उनको भी तेज करने का काम करेंगे कि जितना अच्छा फाइन कर सकते उतना कर दो, इतना भी ना करो कि अगला सामने वाला दे ना सके, करो उतना जितना दे सके। एक केस में पिछले दिनों में मुझे पता लगा कि एक किसी सरकारी सिस्टम का डिफॉल्टर जो था, उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया 22 करोड़ रुपया, इसमें नहीं कहीं और डिपार्टमेंट में। तो मैंने डिपार्टमेंट को बुलाया, मैंने कहा भी उसकी जान ले लो, आप 22 करोड़ तो सारा कुछ भेज देगा तब भी नहीं देगा। तो इतना डिस्क्रिप्शन का उपयोग इतना भी ना करें कि जो बिल्कुल ही सामने वाले को सूझे ही ना मैं क्या करूं। तो ऐसे फाइन लगाने से भी चीजें यानी ठीक होंगी, दंडात्मक कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, सिस्टम भी ठीक करने पड़ेंगे, वो हम लगातार कर रहे हैं। भाजपा का परिवार बढ़ता जा रहा है, लगभग साहब शामिल हो गए, बिश्नोई से आपकी मुलाकात हुई थी, तो क्या स्थिति क्या है? मित्र हैं, मिलते रहते हैं, मिलना चाहिए, क्या बात है। आपने डबल रोल वाली पार्टी की बात की, पानी के मुद्दे पर डबल रोल वाली पार्टी का ये भी कहना है कि हमने विधायकों की जो पेंशन है वो उस पर फैसला किया कि एक ही बार की पेंशन देने की हरियाणा सरकार भी कोई विचार कर रही है। अभी पहले उनका अध्ययन करेंगे हम कि उन्होंने आगे विधायकों के साथ क्या किया है, विधायक की पेंशन कम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मेरी जहां तक जनरल नॉलेज है कि एक बार किसी को कोई चीज दे दी जाए, आप आगे के लिए तो कुछ कर सकते हैं, और आगे तो हम अपने इनके विधायक आने हैं, जब एक्स MLA जब बनेंगे तब बनेंगे। अभी जो पिछले वालों की जितनी पहुंच गई उसकी कम करना उतना आसान नहीं, और कर भी नहीं पाएंगे ये। आपके मित्र पार्टी सर ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में पानी को लेकर के आपने विषय रखा, पंजाब भी ये कहता है कि भाई पानी हम नहीं देंगे, हरियाणा में कई इलाके डार्क जोन के अंदर है, उनकी कुछ डिटेल बताएंगे, और हरियाणा में पानी को लेकर के क्या स्थिति है, क्योंकि अब आगे धान का सीजन भी आना है, उसको लेकर के मैंने बताया कि हमने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, उस रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से हम समझते हैं कि पानी की कमी नहीं होने देंगे। और अब हमारे पास जितना पानी वो तो है ही है, उसके लिए यह कि रिचार्जिंग ज्यादा से ज्यादा बरसात के पानी की हो। बरसात का पानी कितना हम रोक सकते हैं, जैसे हमारे तालाब अथॉरिटी हमने बनाई है, 18,000 तालाब हरियाणा में है, जिसके अंदर इस बार हमने 1700 तालाब की योजना बना ली है, जिसका केंद्र के ओर से भी यानी प्रधानमंत्री जी ने सांसदों को भी कहा है कि हर जिले में 75 तालाब अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत उसको जो है ठीक कराएं, खुदाई कराने खुदाई कराएं, स्पोर्ट वाल बनाना स्पोर्ट वाल बनाए। रिचार्जिंग तभी होगा जब तालाबों की खुदाई होगी, खुदाई नहीं होगी तो रिचार्जिंग नहीं होती है। तो पानी अपना कैसे बचा के रखें, STPs जगह जगह हम लगा रहे हैं, सैकड़ों STPs हमारे कुछ बन गए हैं, कुछ बनने के प्रोसेस में हैं। उसके लिए भी डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहा कि वहां का भी एक बूंद पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको भी इरिगेशन में काम में लाएं। और बल्कि अनुभव तो यह है कि उस पानी से फल और सब्जियां और फसल अच्छी होती है। उसका पहले भी क्या करते हैं, STP के पानी को ड्रेन आउट करते हैं, ड्रेन आउट नहीं करेंगे। एक जगह तो मुझे वार्न करना पड़ा कि अगर ये पानी ड्रेन आउट होता रहा तो फिर STP की जरूरत ही नहीं, इसको बंद कर दो। फिर गंदा पानी अगर मान लो चला जाएगा कहीं भी, तो ड्रेन आउट नहीं करना है, पानी का उपयोग करना है। ऐसे में पानी का प्रबंधन अच्छा कर रहे हैं। आगे भविष्य में लखवार डैम, किसाऊ डैम, इसका पानी हमको मिलने वाला है, और इस नाते से जितना है उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। आगे कैसे बढ़ाना है इसको हम देखें। डार्क जोन के कितने जिले हैं? डार्क जोन के ब्लॉक्स हैं। अभी तो ब्लॉक्स के हिसाब से डार्क जोन कितने हैं, 75% के करीब टोटल, यानी लगभग 100 के लगभग डार्क जोन है। अब आगे जो हमारी अथॉरिटी बनी है वाटर ये जो मैडम के उसमें है ना, हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी, हाँ, अब उनको हमने कहा है कि भी ब्लॉक का मत करें, एक एक विलेज
उसका हिसाब रखें। कई बार ब्लॉक में भी कुछ गांव ठीक होते हैं, कुछ गांव ज्यादा डार्क जोन में आ जाते हैं, तो इसलिए सारे ब्लॉक के लोगों को उसमें पिसना ना पड़े, तो एक एक गांव के हिसाब से उसका हम कर रहे हैं, उसमें मीटर लगा रहे हैं। हर गांव में पानी की स्थिति ऊपर आ गई कि नीचे आ गई, वो फिर उसको ठीक करेंगे रिचार्जिंग के माध्यम से। जी एक मिनट परवाना जी जिन्ना तेज कर सकते हो कर लो, मिर्चा ला के। नाम का एक टेररिस्ट है, गाहे बगाहे उसके बयान अखबार में छपते रहते हैं, आज भी छपा। सर उन्होंने ये धमकी दी है, आई होप कि आपके नोटिस में ये बात आ गई होगी। ये धमकी दी है कि हरियाणा में पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज कम्युनिटी से इंसाफ नहीं किया रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है उनको। उन्होंने आपका और आपके होम मिनिस्टर का दोनों का नाम लेकर एक धमकी दी है। वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको उसकी कोई धमकी की नॉलेज है, आपके नोटिस में है? अगर है तो आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में? देखिए, वास्तव में चिंता की बात तो है ही है, जो आपने कहा कि वो टेररिस्ट है, और एक टेररिस्ट इस प्रकार की जो भाषा बोले, तो चिंता केवल मेरे लिए ऐसा नहीं है, वो सबके लिए है। हम सब मिल करके ऐसी चीजों के ऊपर विचार करेंगे। लेकिन इन विषयों पर बड़ा सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, इन सेंसिटिव इश्यू पर कोई चीज ओपन कहना उचित नहीं है। जिन एजेंसीज ने जो काम करना है, ये विषय हरियाणा स्टेट के लिए भी गंभीर है, ये देश के लिए भी गंभीर है। केंद्र सरकार भी सब देखती है कौन आदमी क्या बोलता है, उसके क्या एक्शंस हैं। कुछ एक्शंस जो हुए हैं सारे हमारे सामने आ गए हैं। जैसे एक दो जगह पर उन्होंने खालिस्तान का झंडा फहराने के लिए भी कुछ लोगों को आगे लगाया, वो पकड़े गए हैं। एक बस्ताड़ा के अंदर हमारे कुछ लाइव अम्यूनिशन, वो गाड़ी पकड़ी है, उसके अंदर कुछ लोग पकड़े गए हैं। उनका भी संबंध कहाँ से, वो सब पकड़े जा चुके हैं। उन्होंने जाना कहाँ था, वो भी सब जा चुका है। बल्कि अब पहले तो हरियाणा सरकार ही उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, अब तो वो कौन सी एजेंसी ले लिया, एनआईए ने ले लिया, तो एनआईए उसके ऊपर सारी जांच कर रही है। तो हमारे सारे जो सिस्टम है वो सब अलर्ट हैं, और उस अलर्टनेस के कारण से हम कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं होने देंगे। और इन चीजों पर जहां नजर जाएगी तो संबंधित इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेशन करेंगी। प्रोवोकेटिव बात हमको किसी को भी करनी नहीं चाहिए ऐसे मामले में। और जहां तक समाज की बात है, तो समाज में आप और हम सब काम करते हैं। हम कहीं भी, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो कोई और जाति के लोग हों, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। हाँ, देश तोड़क शक्तियां वो माइनॉरिटी का विषय नहीं है, वो अलग विषय होता है। तो देश की एकता अखंडता बना के रखना ये हमारा सबका फर्ज है, और उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। उसके लिए हमें किसी भी सीमा तक जाना पड़ेगा, जाएंगे। नवजोत सिद्धू को 1 साल की सजा हुई है रोड रेस के मामले के अंदर, और अब दोनों इकट्ठे जेल में रहेंगे। विक्रम मजीठिया भी जेल में, नवजोत सिद्धू भी पहुंच गए, कैसे देखते हैं? नो कमेंट। किसान भी अपनी फोटो डाल सकता है, जो कंट्राडिक्ट होगा। किसान भी अखबारी दूसरी फोटो डाल दी, ऐसी कोई योजना? ऐसा अभी फोटो का तो नहीं रखा, अभी तो उससे केवल उसका अपने अनुमान से वो भरेगा। और अगर कहीं ये सुझाव अच्छा है, मान लो किसान भी डालना चाहे, उसको प्रोविजन दे सकते हैं, ऑप्शनल कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि फोटो नहीं डाला तो उसका हम नोट ही नहीं करेंगे, ऑप्शनल दे देंगे, ताकि वो दोनों चीजें भी डाले तो उसका एक प्रमाण उसको मिल जाएगा। राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है, तब तक पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। दूसरा ये कि पार्टी 2 सीट इस बार फिर जीत जाए, दोनों की दोनों, इसलिए कोई जो मित्र हैं उनको परिवार, भाजपा परिवार दिलाने की कोशिश करेगी। हाँ, क्योंकि 58 एमएलए से शायद है सर आपके साथ इस समय। ये मित्र वही बिश्नोई और भी मित्र बहुत हैं। चलिए, कुल मिलाकर के यह है कि निश्चित तिथि पर नामांकन भी होगा, निश्चित तिथि पर कैंडिडेट भी घोषित होंगे। कैंडिडेट घोषित करने का काम हमारे केंद्रीय जो बोर्ड होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो घोषित करता है। और उसमें ये ठीक है कि संख्या बल के हिसाब से
ये सारे समीकरण बनते हैं। तो समीकरण में क्या होगा, आप भी यहीं हम भी यहीं, आपकी इच्छा तो आप आ जाना, बता देना। अगर ये समीकरण बताएंगे, ये गणित के समीकरण होते हैं। पिछले कार्यकाल में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लगभग 75 से 77,000 भर्तियां की थी और एक बड़ा विषय चुनाव में था कि पारदर्शी तरीके से मेरिट पर नौकरियां दी हैं और उसका लाभ मिला पार्टी सत्ता में आई। ये क्या कारण है कि दूसरे कार्यकाल में उतनी तेजी से ये भर्तियां नहीं हो पाई? 1.5 साल से सीईटी रुका पड़ा है। आपने घोषणा की थी कि पिछला जून में हो जाएगा, इस बार का जून में भी संभव है, जुलाई में संभव हो सकता है। तो ये क्यों भर्तियां रुक रही हैं? नंबर 2, हरियाणा के स्कूलों में 40 हजार के आसपास शिक्षक नहीं है, जो कि विधानसभा में जवाब दिया शिक्षण उसमें कह रहे हैं 34,000 के आसपास। देखिए, जहां तक अध्यापकों की कमी की वजह से भी नुकसान हो रहा है। मैं बता रहा हूँ अध्यापकों की जो विषय है उसमें पहली बात तो ये कि इसका जो गणित है वो अलग अलग प्रकार से सब लोग करते रहे हैं। सैंक्शन पोस्ट ये ठीक है कि एक लेवल होता भी है, सैंक्शन पोस्ट करनी चाहिए। सैंक्शन पोस्ट कई बार वर्तमान स्थिति के बाद आगे संभावित पोस्ट को देखकर भी किया जाता है, लेकिन शिक्षा विभाग में कई तरह के, अब उसको अनियमितता कहूंगा या कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बना दी गई जिसके अंदर आज उतने अध्यापकों की आवश्यकता नहीं है, केवल एक फिगर दिखा दिया गया। जितनी आवश्यकता है वो कम है, उस कम के कारण से जितनी कमी है उसको हम पूरा करेंगे। अब मैंने पिछले दिनों में अध्ययन किया, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहली कक्षा से शुरू हो रहा है और 12वीं पर समाप्त हो रहा है। तो मैंने पूछा ये जो पहली पर शुरू हो रहा है और 12वीं पर समाप्त हो रहा है, कितने स्कूल हैं? हमारे डिपार्टमेंट के लोग घूम गए, वो कहते जी 3 स्कूल हैं। एक ही बिल्डिंग है, क्या मानेंगे 3 स्कूल हैं कि जी प्राइमरी स्कूल अलग है, मिडिल स्कूल अलग है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलग है। मैंने कहा भाई हम भी पढ़े हैं और आज बाकी दुनिया में भी सब चलते हैं, प्राइवेट स्कूल भी चलते हैं। प्राइवेट स्कूल इसको एक स्कूल मानता है, तो इसको एक स्कूल क्यों नहीं मानते? एक स्कूल मानेंगे तो रैशनलाइजेशन में जितने अध्यापक हैं वो सब एक दूसरे का जुड़ जाएंगे। यहाँ तो जो 6ठी से 8वीं है उसको अगर 9वीं कक्षा में कोई अध्यापक कम है और यहाँ अगर अध्यापक ज्यादा है तो वहां जाकर 9वीं को नहीं पढ़ा सकता। पहली से 5वीं अध्यापक कम है, 8वीं 6ठी 8वीं में ज्यादा है, वो फिर 5वीं को आकर नहीं पढ़ाता, क्योंकि वहां स्कूल अलग है जी, उसका हेडमास्टर अलग है जी, उसका प्रिंसिपल अलग है जी। तो इसको एक रैशनलाइज करके हम इसका एक व्यवस्था आगे बहुत जल्दी ला रहे हैं कि एक बिल्डिंग का स्कूल वो जिस भी क्लास तक है, 5वीं तक है तो एक, 8वीं तक है तो भी एक, 12वीं तक है तो भी एक, 10वीं तक है तो भी एक स्कूल है। जो हेड है उसका नाम चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे हेडमास्टर हो, चाहे हेड टीचर हो, वो उसको कोऑर्डिनेट करेगा। अपने अपने सेक्शंस के हिसाब से सब टीचर्स जो होते हैं इंचार्ज होते ही हैं। तो इसलिए इसमें से वो संख्या अपने आप रैशनलाइज होने वाली है। बल्कि सरकारी स्कूलों में संख्या पिछले साल भी बढ़ी है, इस साल भी बढ़ने की संभावना है। एक तो कोविड उसका एक कारण है, समझ में आता है, लेकिन वहां स्कूल में एजुकेशन की जो स्थिति है वो भी हमने काफी सुधार उसमें किए हैं। जैसे हमने 5 लाख टैब दिए हैं 10वीं 11वीं 12वीं। हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट, नॉट ओनली द कंट्री, बट मैं कहता हूं कि किसी और कंट्री ने भी इस प्रकार का काम नहीं किया होगा। और भी कंट्री ने, एक कंट्री ने 5 लाख टेबलेट्स प्री लोडेड, पाल क्या होता है? पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग, उसके हिसाब से कहीं भी इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया गया। हमने एक मुश्त में 650 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। ऐसे ही हमने संस्कृत मॉडल स्कूल ये खोलने जा रहे हैं, अभी 500 की योजना है। वहां जितने उनके पास बिल्डिंग नहीं है उससे ज्यादा उनके पास भीड़ लग गई है, बल्कि हम तो बहुत जल्दी इसका 500 पूरा करने के बाद और आगे बढ़ाएंगे। और इसमें हमने फीस भी रखी है, केवल जो 1,80,000 से नीचे हैं वो फ्री होंगे, इससे ऊपर की आय वर्ग के लोग हैं उनको फीस देनी होगी। और उसमें भी लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं जी 500-700 हज़ार रुपया देने में हमें दिक्कत क्या, साल का अगर 10-12 हज़ार रुपया अपने बच्चे के लिए दे दिया और 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया इनकम है तो पढ़ाई में भी खर्च करेंगे। इसके कारण से हमारी शिक्षा का जो लेवल स्तर ऊंचा हो रहा है। 2 प्रकार की टास्क फोर्स हमने कह दी अब स्कूलों के लिए। एक वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी स्वच्छता सुंदरता, 4 दीवारी है, सफाई है, स्कूल तक का रास्ता है, कोई बिल्डिंग की रिपेयर है, इसके लिए एक टास्क फोर्स अलग, यानी एक क्लस्टर तक हम ये अपनी टास्क फोर्स बनाएंगे, ब्लॉक से भी नीचे। और ऐसे दूसरा है हमारे जो ड्यूअल डेस्क है, फर्नीचर है, इसके लिए अलग से टास्क फोर्स बनेगी, ताकि हर एक स्कूल में लगभग 30% स्कूल ऐसे हैं जहां अभी बच्चे टाट पर ही बैठते हैं।
लेकिन उनको भी हम ड्यूअल डेस्क दें, अच्छी व्यवस्था दें। स्मार्ट क्लासरूम्स तो लगभग सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में सब जगह ही बन रहे हैं, लाइट की कोई कमी नहीं है। स्कूलों की बिल्डिंग्स पर हम सोलर प्लांट्स ये लगवा रहे हैं सब जगह, ताकि वहां अगर दिन में मान लो कोई छोटा मोटा फॉल्ट आता भी है या कई बार लाइट उस प्रकार की उतने वोल्टेज की नहीं रहे, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्कूलों में कठिनाई छोटी मोटी आ सकती है, वहां भी ये लाइट दिन में सोलर की उनको पूरी मिल जाए, ताकि आज जो इलेक्ट्रॉनिक युग के अंदर उसको लाइट का पूरा लाभ मिले। स्कूलों की शिक्षा का लेवल अच्छा हो रहा है। भर्ती करने के लिए भी हमने अब आगे पहले ट्रांसफर्स का एक मुहिम चलेगा, जो ट्रांसफर 2 साल से कोर्ट्स ने रोके हुए थे, चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट जेबीटीज के थे, चाहे बाकी पीजीटी टीजीटी के थे। अब कोर्ट ने एक तो क्लियर कर दिया है, केवल जेबीटी का है, उसमें थोड़ी कठिनाई थी। मुझे लगता है कि जून के महीने में वो भी ठीक हो जाएगा। तो ट्रांसफर्स भी एक बहुत बड़ा विषय है जो स्कूल के लेवल को अच्छा करता है, और नई भर्तियां भी अब जितनी आवश्यक होगी वो कराएंगे। और जो दूसरी जो भर्तियां स्टाफ सिलेक्शन की दूसरी भर्तियां थी, सीईटी 1.5 साल से नहीं हो पाया, वो सब अब करेंगे, सब करेंगे। अभी सीईटी में भी कहा, सीईटी जो है अब क्योंकि उसका नया एक प्रोग्राम था, नई पॉलिसी थी, उसको नोटिफाई कर दिया है। नोटिफाई हो गई ना, नोटिफाई हुआ है अभी कुछ दिन पहले, अब ऐड निकलेगी। तो अभी जुलाई में होगा सीईटी या अगस्त में होगा? टाइम टेबल एचएसएससी बना रहा है, लेकिन उसमें जुलाई अगस्त में कभी भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसमें सीईटी में जैसे ही टेस्ट होगा तो उसकी नियुक्तियां तुरंत होंगी, क्योंकि इंटरव्यू तो है नहीं, इसलिए इंटरव्यू ना होने के कारण से एक बड़ा उसका ये भी होगा। सीईटी में 2 एग्जाम होते हैं, डी यानी डी में 1 होता है, सी में 2 होते हैं। तो एक एग्जाम सारा सामूहिक सबका होगा, दूसरा एग्जाम सी में जो उनकी पोस्ट है, पोस्ट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, वो एग्जाम जो ऊपर क्वालिफाइंग जो बच्चे हैं उसमें उन पोस्टों का 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स लेकर के और सेकंड एग्जाम होगा, ताकि जल्दी एग्जाम हो जाए। 4 टाइम में 1 टाइम लेना, 3 टाइम रह जाएंगे बाहर में। खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए क्या प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया है सर? उसको उद्घाटन प्रधानमंत्री जी का संभावना कम है, लेकिन अब या तो रक्षा मंत्री नहीं तो डिफेंस मिनिस्टर, उन दोनों में से कोई ना कोई आएंगे, तय वही करेंगे। प्रधानमंत्री ऑफिस तय करेगा, जिनको भेजेंगे करेंगे, लेकिन कोई ना कोई जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनमें से आएंगे। सर, ये रोहतक में जो ब्राह्मणों की जमीन वाला मामला है, उसको लेकर के सांसद अरविंद शर्मा का भी बयान आया कि सरकार जमीन वापस देगी। स्थिति स्पष्ट क्या है? आप पैसे लेके वापस देंगे या उनको? देखिए, स्पष्ट स्थिति है कि 2 डिपार्टमेंट्स का विषय है। एक पहले ग्रामीण, क्योंकि वो गांव था, पंचायत थी, उन्होंने लीज पर दी थी, 33 साल की लीज पर दी थी। बाद में वो एरिया कारपोरेशन में आ गया। शर्त ये थी 2008 में जब दी गई थी कि 2 साल के अंदर बिल्डिंग बनानी है। 2 साल में बिल्डिंग नहीं बनी, फिर एक्सटेंशन मिली 2 साल की, 2012 तक एक्सटेंशन मिली, 2012 तक भी नहीं बनी। 2012 तक तो उन लोगों ने अपनी जो लीज मनी है वो भी जमा कराते रहे। 2012 के बाद उन्होंने उस लीज को एक प्रकार से रद्द करने का नोटिस दिया। उसके बाद उन्होंने पैसे भी नहीं भरे। फिर विषय यह है कि उस जमीन को 2008 में या 6 में एक्वायर भी की गई थी। एक्वायर करने के बाद कांग्रेस सरकार उस समय थी, तो कांग्रेस सरकार ने बाद में उनके कहने पर उसको छोड़ दिया था। एचएसवीपी की कोई भी जो जमीन एक्वायर की जाती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आसपास का काम आता ही है, ईडीसी का पैसा वो लेते हैं। ईडीसी का पैसा उस समय शायद 2 लाख, कितना, 2 करोड़ रुपए की राशि थी, उस समय भरा नहीं, वो बढ़ते बढ़ते 8 करोड़ हो गया। लेकिन अब चूंकि 8 करोड़ भी मिलना तो है नहीं, और वो लीज भी दोबारा रिन्यू करनी पड़ेगी, तो ये दोनों कामों के ऊपर बात चल रही है। लीज रिन्यू करने के लिए नए सिरे से यूएलबी, क्योंकि यूएलबी में आ गया, वो उनसे बातचीत करके करेंगे, उनको मंजूर है कि नहीं है। ऐसे ही जो एचएसपीपी का विषय है वो भी हमने कहा है डिपार्टमेंट को एक नई पॉलिसी बनाओ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और उसमें नए सिरे से जो भी विषय है उसको करके